है ना, एटलीस्ट उनको ये पता है कि हाँ हरियाणा में काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में। टेक्निकली भी आपको कुछ कमी महसूस होती है? अब जो फिलहाल दिक्कत आती है ना, वो आती है जो रील वाले टिकटॉक लिपसिंग दे दी और स्टार ये बन भाई गए। साहब जो दिमाग खाए हैं। हमारी फिल्म आ रही है सत्या, जल्दी ही चौपाल ऐप पे। 18 साल के लौंडे ने ये कमाल कर दिखाया। ऐसा हो गया, एक अंदर से एक फील आती है ना कि यार कैमरे के पीछे बढ़िया मजा आ रहा है। बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात आपसे मिलाने में जुट जाती है। कुछ लोग इसे महज डायलॉग लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी जीवन की धारा बना लेते हैं और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपना करियर भी बनाते हैं। जी हाँ, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट। आज के शो में जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही किया है। बहुत ही छोटी सी उम्र में अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा के यंगेस्ट डायरेक्टर का खिताब उन्हें मिला है, येस आई एम टॉकिंग अबाउट चिराग भसीन, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, जब तक लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है या वो खेल कूद में बिजी होते हैं, इस एज में उन्होंने अपना करियर बनाने की शुरुआत कर दी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के शो में हम उनसे दिल खोल कर बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ओपन हार्ट पॉडकास्ट। चिराग भाई, बहुत बहुत स्वागत। राम राम जी। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। और ऐसी पर्सनालिटी से मिलके तो फिर जाहिर सी बात है डबल बढ़िया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? सर सही बताऊँ, हरियाणा में तो ठंड चल रही है बहुत ज़बरदस्त। ये बात सही है। अक्सर ये बोला जाता है कि फोक चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो फोक के साथ ठंड भी चल रही है। ठंड चल रही है ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी मूवीज़ पे मूवीज़ चल रही हैं, काम चल रहा है दबा के। बिल्कुल। हरियाणा के अक्षय कुमार बने हो वैसे अपना, हरियाणा जिस तरीके से अक्षय कुमार मैं हरियाणा का चिराग ही बन रहा हूँ। नहीं, जिस तरीके से अक्षय कुमार काम करते हैं, एक साल में लगातार काम करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से नॉन स्टॉप काम चल रहा है, वो अच्छी बात है। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो चलिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके बचपन में लेकर चलते हैं। तो थोड़ा सा अपने बचपन पर एक सरसरी निगाह डालिए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और पारिवारिक माहौल कैसा था? मेरा सर जन्म हिसार में ही हुआ, हरियाणा में। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और बचपन से मैं वो नहीं हूँ कि बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना पढ़ाकू बहुत किस्म का। मतलब मैं कई बार बोलता हूँ कि जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, कि एक होते हैं 90-100 वाले, एक होते हैं फिर 60-70 वाले, एक होते हैं 35-40 वाले। मैं 33 वाला हूँ। अपन सेम है, फिर मार्क टू मार्क है, अपन सेम है। हाँ, बस 33 आ गए, अपना मकसद पूरा, बस खत्म। फालतू की टेंशन नहीं लेनी। नहीं, क्यों करना, 34 क्यों आने, हाँ, जब पता है कि आगे कौन सामने IAS ऑफिसर बनना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो और स्कूल में भी बस ऐसा ही था कि बस मोटा मोटा पास हो जाते थे बस जैसे तैसे करके। बिकॉज मतलब एक होता है ना कि शुरुआत से जिसके दिमाग में आर्ट हो ना, तो उसका पढ़ाई की तरफ कम ही ध्यान जाएगा। राइट। तो शुरुआत का जीवन ऐसे ही रहा। फिर धीरे धीरे करके जब स्कूल में जब मम्मी पापा को बुलाने लगे प्रिंसिपल 2 तरीके से बुलाया जाता है, एक तो कंप्लेंट जाती है इसलिए बुलाया जाता है, या बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए बुलाया जाता चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है मेरे मम्मी पापा को क्यों बुलाया जाएगा? है। मेरे हिसाब से कंप्लेंट के हिसाब से। तो कंप्लेंट के हिसाब से बुलाया जाता था। क्या हरकतें मतलब होती थी? मैं ना शैतान नहीं था, बस मेरी एक लूप होल वही थी कि मैं पढ़ता नहीं था। मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि शरारती और ऐसे। मैं बहुत डिसेंट टाइप का, शांत टाइप का बंदा, कि हाँ बैक बेंचर तो थे, बट मतलब दोस्ती यारी भी कुछ ऐसी ही थी कि मतलब बातचीत वगैरह में लगे रहते। 33-34% आ गए, पास आ गए, बस ठीक है। बट शरारत नहीं, मैंने कभी मतलब यूँ नहीं हुआ कि जैसे आज के टाइम पे मैं बच्चों को देखता हूँ कि अपने टीचर्स के आगे मतलब ऐसे किसी ने अगर टीचर ने थप्पड़ लगा दिया और हम वापसी बोल देते हैं। बट हमारे टाइम में तो उधर टीचर अगर थप्पड़ लगाती थी ना, तो बोलने के पहले तो मुर्गा बना देती थी हमको। हाँ, सही बात है। बट ऐसा नहीं था कि मैं टीचरों के आगे कुछ बोलता था। बट हाँ, पढ़ता लिखता नहीं था मैं ज़्यादा। मतलब ज़्यादा शरारती भी नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे, पढ़ाई में कमज़ोर था, इसीलिए आता था। तो बस इसके लिए पेरेंट्स वगैरह को बुलाया जाता था। अब ऐसे करते करते जैसे तैसे करके स्कूल पूरा हो गया। स्कूल के टाइम पे मैंने 11th में, जब मैं 11th में था, तब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। तो उस वक्त जैसे क्यों आमिर खान की फिल्म में दिखाया गया है 3 इडियट में कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो चिराग के पापा क्या चाहते थे? एक ना दौर था शुरुआत में कि जब मेरे वाला टाइम था, तो उस टाइम CA का दौड़ चल रही थी काफ़ी। मतलब एक शुरुआत में था कि जब कुछ बोलते थे डॉक्टर की तरफ जाना है, उससे पहले था इंजीनियर्स की तरफ जाना है। जब जो एज ग्रुप मेरा था स्कूल टाइम में, उस टाइम CA की तरफ सारे लोग भाग रहे थे। तो मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि भाई CA बने। मैं चाहता था हकीकत में आर्ट्स लेना। बट एक ना
जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत मुख्य रोल आता है रिश्तेदारों का। रायचंद। जो रिश्तेदार होते हैं ना वो बहुत बढ़िया होते हैं मेरे रिश्तेदार देखेंगे इसको तो बहुत बढ़िया होते हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो उनके चक्कर में मेरे को कॉमर्स लेनी पड़ी। मैं चाहता था आर्ट्स लेना, तो कॉमर्स लेनी पड़ी। और फिर जैसे करके मतलब 11th हो गई, फिर 12th हो गई। तो सीए चाहते थे मेरे मम्मी पापा कि मैं सीए बनूं, सीए करूं। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे बैक बेंचर क्यों ना हो, लेकिन एक सब्जेक्ट कोई ना कोई फेवरेट होता ही है। जैसे मेरा ड्राइंग था, मुझे ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आता था, या हिंदी बोलने में, हिंदी में मेरा बहुत अच्छा था। आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? मेरा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, क्या क्या गेम खेलते थे? क्रिकेट। अरे वाह, मतलब बैटिंग करते थे कि बॉलिंग करते मैं ऑलराउंडर। थे? अच्छा। मैं इस हार की टीम का कैप्टन भी रह चुका। अरे वाह। और 11th में फिर जब कॉमर्स ली, जब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था बिजनेस, थोड़ा इंटरेस्ट के फील्ड का आ गया था, तो बिजनेस हो गया था फिर 11th 12th में। तो उस वक्त जो है स्कूल के टाइम के कुछ दोस्त याद आते होंगे? हाँ, अभी भी मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं कोई। बट अब ना एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा मन से जिसको बोलते हैं ना खुशी होती है, लाइक जो मेरा स्कूल का मतलब जो मेरी क्लास का टॉपर था। लाइक हकीकत में आपको बता रहा हूँ, वो कोटा से 2 बारी उसने किया। भाई बुरा ना मानियो, देख नाम क्या है, नाम बताओ पहले। समृद्ध यार, देखो ऐसे मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट क्या था कि वो कोटा में 2 साल किया उसने, उसके बाद जीजे उसे पास कर रहा है अब। तो ये मतलब ये साबित होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरे साथ जो पढ़ते थे, जो क्लास के मॉनिटर होते थे, मतलब टीचर्स के फेवरेट होते थे, है ना, जो अक्सर मार पड़ने के टाइम पे डंडा ला के देते थे, हाँ ठीक है, वो जाहिर सी बात है, आज मुझसे सेल्फी लेने के लिए आते हैं। नहीं बस मैं समझ गया। पर ठीक है, अब जैसे मिलते हैं ना, मैं भाई क्या कर लिया। हाँ। मेरे को ना दिखाते थे तुम लोग पेपर में कि नहीं पढ़ के आया कर, क्या उखाड़ा तुमने। सही बात है, टॉप करके। हाँ, मेरे को भी कर लेता तो अच्छी वाला, मैं भी तुम्हारे साथ ही जीजू में पढ़ रहा होता। सही बात है। तो आज वो दोस्त मिलते हैं? हाँ, कई बार मिलते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि चिराग भाई, चिराग वो वही बोलते हैं हमें भी रोल दे दिया कर थोड़ा छोटा मोटा हमें भी फीचर कर दिया कर। तो ये कब आया कि अब जो है मुझे फिल्म लाइन में जाना है या मुझे डायरेक्शन में जाना है, तब कब माइंड में आया? सर स्कूल में ना, हमारे स्कूल में क्या होता था कि असेंबली के बाद में ना 0 पीरियड एक्टिविटी पीरियड होता था। तो उसमें जैसे इंग्लिश वाली मैम प्ले करवा देते थे, जैसे होता है ना कि कोई नॉवल जब होती हैं तो उसका प्ले में कन्वर्ट कर देते थे हमारे स्कूल में, कि काइंड ऑफ ड्रामा करवा देते थे कि बच्चे भी अच्छी तरह याद भी हो जाए बच्चों को। हिंदी में भी सेम होता था, तो तब से कीड़ा था। बट मैंने बताया कि जैसे मैं 33 वाला था, तो मेरी टीचर्स ना कभी मेरे को ड्रामे में पार्ट नहीं लेने देती थी, कि मेरे को कोने में बिठा देते थे कॉपी पेन लेके कि ये अपनी प्रिपरेशन कर, मेरे को असेंबली में नहीं जाने देते थे। तो तब से कीड़ा था। फिर धीरे धीरे करके हिसार में एक इंस्टीट्यूट था, फिर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे धीरे धीरे फिर ड्रामा क्लासेस शुरू की, थिएटर वगैरह करना शुरू किया। किसके साथ ड्रामा शुरुआत में, किसके साथ, मतलब किसके साथ शुरू? एक यहाँ पे क्रिएटिव आर्ट कॉलेज नाम से होता था। ओके। तो वहाँ पे उनके पास ज्वाइन किया। उनका बेटा मेरे घर के पास में रहता था, तो उसने बताया था कि ऐसे ऐसे है और यहाँ पे। और इतनी मेरे पास हिम्मत थी नहीं कि मम्मी पापा को बोलूँ कि भाई मेरे को मुंबई जाना है, और ना इतने हम फाइनेंशियली स्ट्रांग थे घर से कि मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे को भेज सके बॉम्बे में। आपको पता है बॉम्बे में बहुत खर्चा होता है। राइट है ना, उस टाइम तो सही एक्सपीरियंस मुझे पता है एक्सपीरियंस। तो अब उस टाइम तो देखो मेरी बालक बुद्धि थी कि मेरे को लगता था कि बॉम्बे क्या है, कुछ नहीं है, जाओ और बन जाओ स्टार, ऐसे ही बस काम मिल जाता है चुटकी बनाना। तो तब धीरे धीरे फिर यहाँ से ड्रामा सीखना शुरू किया और एडिटिंग वगैरह सीखी। मतलब बेसिक सिर्फ मैं ड्रामा नहीं सीखता था, साइड बाय साइड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ड्रम सेट हो गया, कॉन्गो हो गया, एडिटिंग का हो गया। ओके। तो वहाँ से शुरुआत हुई? बिल्कुल, वहाँ से शुरुआत हुई। 11th में कर लिया था मैंने ज्वाइन। ओके। तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स का वही मानना था कि हमारा बेटा सीए बने? शुरुआत में तो यही था। मेरे मम्मी पापा को इनफैक्ट ये भी बोलता कि मेरे को ना बस 1 साल दे दो, कि अगर मैं 1 साल में अगर आपको ना लगे कि मैं ठीक नहीं कर रहा तो आप जो बोलोगे मैं पक्का वो करने के लिए तैयार हूँ, बट 1 साल दे दो। अब 1 साल के अंदर 3-4 महीने तो मैंने सीखा प्रॉपर अच्छी तरीके से, हर रोज़ जाता था। और फिर घर वालों को भी लगता है कि जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है ना, ट्यूशन जाने के लिए हर रोज़ बहाने लगा रहा है कि मेरी सिर दर्द है, मेरा ये है, स्कूल जाने के लिए बहाने लगा रहा है, और यहाँ पे हर रोज़ जा रहा है, बल्कि ट्यूशन शुरू होने से 2 घंटा पहले जाके बैठ रहा है, और ख़त्म होने के बाद भी बार बार आ। तो एक घर वालों को भी दिखता है कि हाँ यहाँ तो कुछ तो सीरियस है। फिर एक ट्यूशन में जहाँ पे पढ़ता है, विशेष एकेडमी है हमारे हिसार में, कॉमर्स की फ्रेंड नहीं है वो? हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट मौका दिया था उनकी ऐड बनाने के लिए। ओके।
उन्हीं से ही मैं पढ़ा था। जब उनसे फिर बाद में मैंने छोड़ दी थी, जब मेरा कोर्स पूरा हो गया था, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट ऑफर दिया था उनकी ऐड बनाने का। सुनील जैन और TR जैन। हाँ, तिलक, हाँ। तो दोनों से ही मैं पढ़ा था। उन्होंने ना मेरे को देखा था, मैं एक हिसार में एक न्यूज़ चैनल था, तो उनके लिए ना मैं एडिटिंग करता था कि वो छोटा मोटा एक पॉकेट खर्ची मिल जाती थी और उनकी एडिट वगैरह करके, शूट वगैरह करके दे देता था वीडियोस, कि कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता था, लोगों से भी मिलने को मिलता था और कुछ छोटा मोटा पॉकेट मनी आ जाती थी। राइट। तो उन्होंने वहाँ पे देखा था एक बार फर्स्ट मेरे को, फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया कि चिराग, हमने ना ऐसे ऐसे ऐड करनी है और कुछ बना के देगा। वहाँ से फिर धीरे धीरे चस्का चढ़ा। देखो व्हाट अ कनेक्शन। जो मैंने पहला जो अपने वॉइस ओवर किया था, मैंने भी उन्हीं के लिए किया था। अरे क्या बात है सर, तो फिर दोनों सर लकी हैं। हम लकी हैं, ठीक है। उनका एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है गुरप्रीत, ओके। और उनकी उस टाइम पे जो विशेष एकेडमी थी, उनको ऐड बनवानी थी, और उस टाइम पे उनकी डिमांड थी कि हमें अमरीश पुरी की आवाज़ चाहिए उसमें। अच्छा। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया गुरप्रीत को कि मेरा एक फ्रेंड है समीर, और वो मिमिक्री बहुत अच्छी करता है और वो अमरीश पुरी की वो आवाज़ करता है। तो उसके बाद मेरे पास कॉल आया, मैंने उनके लिए वॉइस ओवर किया। हालांकि वो हमारा आइडिया हमने चेंज कर दिया था। पहला वॉइस ओवर मैंने उनकी ऐड के लिए किया था। निफा एकेडमी होती थी उस टाइम पे, विशेष से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुरुआत हम दोनों की एक जगह से एक जगह से ही हुई है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सही बात है। ओके। तो उसके बाद जब धीरे धीरे शुरू हुआ, तो उसी टाइम कॉलेज टाइम ही चल रहा था ये? हाँ, मतलब उस टाइम मैंने मास कम्युनिकेशन अभी कंप्लीट की है। ओके। तो उस टाइम क्या था, कोविड वगैरह आ गया था बीच में, तो गैप आ गया था कि कोई कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं हो रहे थे बीच में, जब 3-4 महीने का गैप था। तो उस गैप के टाइम पे ये सब कर रहे थे। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों को, मैं जो खासतौर से यंग एज जो होता है उनको ये होता है कि मुझे रणवीर सिंह, वरुण धवन, अक्षय, मतलब शाहरुख, सलमान की तरफ पर्दे पे दिखना है। तो चिराग के मन में कभी ये नहीं है कि मुझे पर्दे पे दिखना है? ऑनेस्टली तो नहीं, कि मतलब एक अंदर से एक फील आती है ना कि यार कैमरे के पीछे बढ़िया मजा आ रहा है, कि एक आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को, उतना कैमरे के आगे नहीं कर पा रहे। दिल की आवाज़। हाँ, एक अंदर की जो आवाज़ होती है ना कि नहीं यार, कैमरे के पीछे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में। एक दो बार मैंने ट्राई किया कि जैसे कुछ फिल्में शूट होती थी, उसमें छोटा मोटा रोल किया, बट एक बात है ना कि नहीं यार। कौन सी फिल्म थी? स्टेज ऐप की एक फिल्म थी, गौरव की स्वीटी, उसमें मैंने पार्ट किया था। क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें एक बेरोजगार का कैरेक्टर था। रियलिटी थी उस टाइम पे? रियलिटी दिखा दी, नेचुरल ज़्यादा दिखा दिया उन्होंने। तो एक बट वो होता है ना कि एक अंदर से वाइब आती है कि नहीं यार, मैं इसके लिए नहीं बना, इसके लिए नहीं बना, कि पीछे ज़्यादा मज़ा आ रहा है करने में, उसी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, वो जो आपको अंदर करने का मन है आप वो कर रहे हो। तो किसी को डायरेक्ट करते हुए देखा था या किसी का कैसे, मतलब डायरेक्शन की तरफ मैं कैसे? कुछ ना, जो हरियाणा में फिल्में वगैरह शूट होती थी, मैं उसमें किसी में सिनेमाटोग्राफर टीम में चला गया, कभी कॉस्ट्यूम टीम में चला गया, कभी प्रोडक्शन में चला गया, कभी डायरेक्शन में चला गया। तो फिल्म में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी में मैंने पहले असिस्टेंट के तौर में काम किया, कि कोई ऐड शूट हो रही है, कहीं पे कुछ गाने शूट हो रहे हैं, तो उसमें पीछे कोर टीम में जाके काम करने लग गया। एक फिल्म में तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने स्पॉट में भी काम किया उसमें, कि सीखने के लिए कि एक्सपीरियंस कैसा होता है हर एक डिपार्टमेंट का। बट उससे ना अब ये फ़ायदा होता है, जब मैं खुद फिल्म बनाता हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि कौन बंदा कहाँ से पैसे खा सकता है, कहाँ से पैसे हम बचा सकते हैं, किस चीज़ को हम अच्छा और कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सीखा हुआ होता है वो कहीं मार नहीं खाता, राइट। दूसरा कोइंसिडेंस, मेरी शुरुआत भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हुई थी। क्योंकि 2014 में एक फिल्म बनी थी पगड़ी द ओनर, जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, राजीव भाटिया डायरेक्टर थे, तो उसमें मैं कॉस्ट्यूम एडी में था उसमें। क्या बात है। तो उस टाइम पे क्या लगा था कि मतलब किस तरीके से घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिला या क्या, या कि मुझे भी अब अपनी फिल्म करनी है अभी? तो ऑब्वियसली बात है कि देखो, अगर किसी बच्चे को घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होता ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि बच्चा आगे नहीं ग्रो कर पाता। तो मैं बड़ा लकी था कि मम्मी पापा मेरे शुरुआत से बहुत सपोर्टिव थे। जब उनको कभी भी ना, माँ बाप अपने बच्चों को यूँ, कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, उनको बस एक किक चाहिए होती है कि हाँ बच्चा इस लाइन में जा रहा है तो सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, और उसका खुद का मन है इस लाइन में और एक फ्यूचर भी है। तो ऑटोमेटिकली मतलब जब धीरे धीरे अर्निंग भी आनी शुरू हो गई थी उस टाइम तक, है ना, एड्स वगैरह मैं करता रहता था, तो धीरे धीरे अर्निंग भी आनी शुरू हो गई थी। तो जब फर्स्ट फिल्म बनाई थी तो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास था। और देखो, पहली फिल्म बनानी है तो फिल्म ऐसे नहीं है कि आप 30-40 हज़ार रुपये में बना दोगे, है ना। आपको अमाउंट भी चाहिए और पूरी टीम भी चाहिए। टीम मैंने धीरे धीरे करके जोड़ ली थी कि हर एक फिल्म के सेट पे जाता था तो मैं देखता रहता कि कौन बंदा सबसे अच्छा काम कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो टीम सारी थी। फिर एक फिल्म पे जो हमारे राइटर थे फर्स्ट फिल्म के, सतवीर बैरागी,
उन्होंने लिखी थी। उन्होंने जो हमने घूंघट कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने मेरे को किसी और फिल्म के सेट पे सुनाया था। ओके। मैं उस टाइम प्रोडक्शन में था, उस फिल्म में प्रोडक्शन असिस्टेंट में था। तो उस बंदे ने भी कुछ देखा या उसका कोई लक था या क्या था, उसने भी एक नॉर्मल 3-4 कॉन्सेप्ट थ्रो कर दिए मेरे आगे, वरना कोई राइटर नहीं करता है ना। मैंने नॉर्मल पूछा था, मैं सर ऐसे ऐसे मेरा भी मन है और मैं फिल्म बनाऊंगा एक दिन खुद की, और आप कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है तो बताओ ना। तो लंच टाइम था तो उन्होंने भी मेरे आगे कुछ थॉट बताए, और थोड़ा टाइम बाद उनका नंबर था ही मेरे पास, मैंने खुद ने फ़ोन कर दिया, मैं सर मैं बना रहा हूँ और ये कॉन्सेप्ट पे करना है। फिर घर वालों को मैंने बताया कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे फिल्म बनानी है, और अब मेजर रोल वही आता है कि आप बना तो लोगे, रिलीज कहाँ करोगे, हाँ है ना, रिलीज़ कहाँ पे करोगे। तो उस टाइम हरियाणा में भी स्टेज ऐप नया नया शुरू हुआ था, इनिशियल स्टेज थी उनकी भी, और हमने फिर पूरी फिल्म बनाई, कई सारी दिक्कतें आई फिल्म में, है ना, बट जैसे तैसे करके हमने पूरे, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट था, हमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कोर की कि कैसे क्या होता है। तो पहले स्टेज से पहले ही हाँ जो हो चुकी थी या पहले प्रोजेक्ट बनाया नहीं, था? पहले हमने बनाया फिर हाँ हुई थी स्टेज से। तो घर वालों ने उस टाइम पे ये नहीं कहा कि कहाँ पैसे लगा रहा है, क्या कुछ समथिंग कुछ? ना सर, नहीं कहा, भरोसा करके लगा दिया। क्या बात है। और फिर बनाई, और फिर इतना उनको फिर अगली बार इसलिए भरोसा आ गया कि मैंने रिकवरी भी करवाई और प्रॉफिट भी आया। अरे वाह। तो इस तरीके से करके फिर सिलसिला शुरू हुआ और फिर चलता ही गया। तो पहले जो मूवी जो बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़रूरी पार्ट होता है कास्टिंग। ठीक है, तो कास्टिंग आपने खुद ने की थी या कैसे? सर हमने ना ऑडिशंस किए, 2-3 जगह पे हमने ऑडिशंस किए, और कुछ लोगों को मैं जानता, जैसे लोकेश मोहन खट्टर सर हैं हिसार से, बहुत अच्छे बहुत कमाल के रंगकर्मी हैं, थिएटर आर्टिस्ट है, सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनसे मिला तो उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बताया कि हमारे जो एज ग्रुप के करेक्टर्स थे। ऐसे ही फिर हमने ऑडिशंस लिए। बाकी फिल्म्स में जिसमें मैंने काम किया था उनमें कई सारे एक्टर्स को जानता था मैं, वहाँ से कनेक्शन हो रखा था। तो ऐसे ऐसे कर करके फिर हमने उनकी कास्टिंग की, और पहली मूवी में अच्छा खासा रिजल्ट आया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। लाइक 5 to 6 months स्टेज पे ट्रेंड कर रही थी हमारी फिल्म। और उस टाइम पे जो रिश्तेदार जो राय दे रहे थे उनका क्या रवैया था? हमें तो शुरुआत से पता था लड़का बहुत आगे जाएगा आपका, जो अक्सर कहा जाता है कि हाँ हमें तो पहले ही पता चला। पर ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है, हम इसमें उनको गलत भी नहीं चढ़ते ठहराएंगे। सूरज को सलाम किया जाता है। सही बात है, एक ह्यूमन नेचर है कि जब बंदे की चढ़ाई होती है तो सारे साथ होते हैं, जब बंदा कुछ भी नहीं होता तो कोई साथ नहीं होता। तो उस वक्त जब आपने पहली जो फिल्म डायरेक्ट की थी, क्या एज रही होगी उस टाइम? मैं 17.5-18 साल का था उस 17.5। तो उस टाइम पे जो मतलब सीनियर एक्टर हैं जैसे लोकेश मोहन खट्टर जी हैं या और आर्टिस्ट हैं जी, और उनका क्या रवैया था कि कहीं, क्योंकि 17-18 साल की एज बहुत यंग एज होती है, ठीक है? बिल्कुल। तो उस टाइम पे उनको भरोसा मिला कि ये बच्चा हमें डायरेक्ट कर पाएगा या कैसे? सर मैंने ना, मेरी फर्स्ट फिल्म में हमारे ऑलमोस्ट थिएटर आर्टिस्ट थे सारे, और मेरा मानना है कि जो थिएटर के बंदे होंगे ना उनको ये बेसिक्स तो बहुत अच्छे से पता होती है। जिसने थिएटर कर लिया ना उसका कोई वो नहीं होगा कि भाई जब तक मेरी चाय नहीं आएगी मैं काम नहीं करूँगा, राइट, है ना। उनको एक भरोसा होता है और उनको डायरेक्टर वर्ड का मीनिंग पता होता है। तो इसलिए मतलब मैं तो खुद, हम लोग जितनी भी फिल्म की कास्टिंग करते हैं, अब जो करते हैं ना, हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट हों। तो ऐसा कोई हमें दिक्कत नहीं आई, सभी को एक भरोसा था, सभी ने मिलजुल के किया, है ना। बल्कि हमारे तो एक्टर्स पहली फिल्म के मेरे को आज भी याद आते हैं कई सीन की, जैसे हम गांव में शूट करते थे तो गांव वाले आ जाते हैं देखने के लिए, पूरा भीड़ लग जाती है देखने के लिए, है ना। हमारे कुछ एक्टर्स जैसे सोनू सिलन सर हैं, हमको फर्स्ट टाइम पे मिले थे। मेरे को याद है कि कुछ ऐसे एक्टर्स जैसे सोनू सर हैं, खट्टर सर हैं, तो वो खुद ऐसे खड़े हो जाते थे कि भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ यार, सपोर्ट करने लग जाते थे, और वो एक परिवार बन जाता है उसके बाद से। राइट। पहले फिल्म में तो ऐसा था कि किसी को भी पैसे का लालच नहीं था, है ना, चाहे एक्टर हो चाहे क्रू हो, किसी को भी पैसे का लालच, बस यूँ था कि प्रोजेक्ट बनाना है। और हमने तो बल्कि 21 दिसंबर, मेरे को याद है 21 दिसंबर को हमारा शूट शुरू हुआ था, ठंड में, बढ़िया वाली ठंड पड़ रही। कौन से ईयर की बात है ये 2022 या 21 की बात है शायद। ओके। ठंड पूरी ज़बरदस्त, सुबह 6 बजे का 5:30 बजे का कॉल टाइम होता था, क्योंकि आप छोटे बजट में फिल्म बना रहे तो आपकी शिफ्ट 20-20 घंटे शिफ्ट चलती है, 2-2, 3-3 घंटे मुश्किल से सोने को मिलते हैं, है ना। तो सभी का बहुत सपोर्टिव नेचर था। तो लगभग कितना कॉस्ट आया होगा उस फिल्म को बनाने में? हमने जब पहली फिल्म बनाई थी उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आया था हमारा 12.5-13 लाख रुपए, और प्रॉफिटेबली हमने उसको सेल आउट कर दिया। तो जो कहते हैं ना कि किसी भी एक्टर के लिए या आर्टिस्ट के लिए जो पहला टेक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कोई एक्टर है पहली बार कैमरा फेस कर रहा है, वो उस इंसिडेंट्स को कभी भूल नहीं पाता। बिल्कुल। तो पहली बार जब चिराग भसीन ने पहला सीन शूट कर रहे थे, 8:19
क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? ब्लंट हो जाता है सर, दिमाग खाली हो जाता है बिल्कुल, कि आपने जो चीज़ सोची है ना, आज तक सिर्फ वो होते हुए देखी अपने आंखों के सामने, कि आपके सामने डायरेक्टर बोल रहा है रोल साउंड, रोल कैमरा, है ना, आपने सिर्फ उस चीज़ों को सुना है, कभी बोला नहीं है। पहली बार जब आपने लाइट कैमरा एक्शन बोला है। और आप एक जगह पे वहाँ पे खड़े हुए हो, और मतलब एक टाइम पे यूं भी होता है ना कि पता नहीं अब कौन बोलेगा, फिर याद आता है अरे भाई तू नहीं तो बोलना है। ठीक बात है तेरा प्रोजेक्ट है कि अब मैं उस प्रोजेक्ट पे हूँ, मैं कर रहा हूँ। अलग ही वाइब होती है वो, बस जो बंदा मतलब जिस बंदे ने किया होता है ना वही फील कर सकता है बस उसको। तो जब शूट चल रहा था तो पहली फिल्म जो होता है इम्पोर्टेंट होती है, यादगार भी होती है, तो उस दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कुछ जो आपको याद रहता हो हमेशा? और हमने गंगवा गांव है यहाँ पे हिसार के पास में, वहाँ पे शूट किया था हमने घूंघट का। तो रात को ना हम जब भी शूट करते थे कुत्ते भौंकने लग जाते थे। अब हमारे साउंड दादा जो थे वो बिहार साइड से थे, चंडीगढ़ में रहते थे और बैकग्राउंड का बिहार है। अरे ये कुत्ते भौंक रहे हैं ना, चुप कराओ। और सारा क्रू भाग रहा है रात को कुत्तों को ढूंढने के लिए, कुत्ते कहाँ हैं। उनको देख के कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं। कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जब पहला प्रोजेक्ट आपका स्टेज पे गया, हिट हुआ, तो स्टेज का क्या रिएक्शन था, स्टेज की टीम का क्या रिएक्शन था? स्टेज ने तो मतलब कंटेंट पूरा देखा, पहले उनको पसंद आया। और हमारा भी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी मतलब सोचो कि मैं तो कभी उससे पहले तो कुछ किया ही नहीं था बिजनेस कभी, है ना, मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे क्या पैसा आता है, किस तरह जीएसटी क्या होता है ना। तो पहले प्रोजेक्ट उनको दिया, फिर उनके क्यूसी सेशन होता है कि क्यूसीज वगैरह होती हैं, कि क्वालिटी चेक होता है कि क्या क्या उसमें दिखते हैं, साउंड में क्या दिक्कत है, और है ना एडिटिंग में क्या पोर्शन कट होना है, सबटाइटल्स क्या होते हैं। तो वो कई सारी चीज़ें सीखने को मिली कि अब ऑब्वियसली बात है कि मैंने सेट पे एक्सपीरियंस किया था, पोस्ट का एक्सपीरियंस तो लिया ही नहीं था, है ना। दिमाग में ये चीज़ तो थी नहीं कि भाई पोस्ट भी तो होता है ना, म्यूजिक में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक देखा था लाइट कैमरा एक्शन, देखा था कि हाँ डायरेक्टर की चेयर पे बैठे हैं। और राइट बिल्कुल। तो हमारी सार में महिंदर सर हैं जो म्यूज़िक के बहुत गुनी ज्ञानी हैं, है ना। संजय बसीन सर हैं जिन्होंने हमारी फिल्म को एडिट किया था। उसके बाद सालिक भाई हैं जो गुड़गांव से हैं, उन्होंने हमारी फिल्म को कलर किया। ओके। और कई सारी चीज़ें मतलब ऑनेस्टली जो मेरे को नहीं भी आती थी वो उन्होंने सिखाई, स्टेज ने सिखाई, साथ में जो लोग जुड़े बिल्कुल उन्होंने सिखाई। तो जो पहला जो कट गया था मतलब स्टेज के पास जब फिल्म गई, तो मतलब क्या रॉ फुटेज थी या? रॉ फुटेज थी बिल्कुल, विदाउट म्यूजिक रॉ फुटेज थी, कि सिर्फ जिसको बोलते हैं टाइमलाइन एडिट था वो नॉर्मल। फर्स्ट कट उनको पहले में ही पसंद आ गया था, फिर नेगोशिएशंस वगैरह हुई, और आई थिंक जिस टाइम हमने फिल्म शो की थी विद इन 1 वीक हमारी डील हो गई थी। तो उस टाइम पे मन में ये आ रहा था कि अगर स्टेज ने नहीं लिया तो हम कहाँ रिलीज करेंगे इसको, मन में कहीं विचार आया था? पता है जो बंदा चली स्ट्रेट लाइन में रहा होता है ना, उसको पता ही है कि आपके लेफ्ट राइट तो कुछ है ही नहीं, सीधा ही जाना है, कुछ भी कर लो। तो मेरे को यूँ था कि कुछ भी करके इसको कैसे भी करके फर्स्ट प्रोजेक्ट निकालना है, दूसरे से फिर मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंट है कि मैं ले जाऊँगा हर जगह पार। तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उनको फर्स्ट फिल्म हमने दिखाई जब हमने, मेरे को याद है गुड़गांव में अन्नू मैम होते थे उस टाइम कंटेंट में। जी हाँ। तो उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, मेरे राइटर लेके गए थे, मेरे राइटर ही जानते थे स्टेज में। तो उनका पहले कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपने फिल्म बनाई है और आप हमें दिखाओ। तो हमने जब फर्स्ट कट ही उनको दिखाया तो एक फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है बंदे की इसको पसंद आई है या नहीं आई। तो उससे पता चल गया था कि इनको पसंद आई है। और थोड़े टाइम बाद में उनकी टीम से कॉल आना शुरू हो गया था। पर यूँ है कि जिस टाइम जब हमारी व्हाट्सएप पे जब डील लॉक हुई थी ना XYZ अमाउंट में, उस दिन जो नींद आई थी, आपको यकीन नहीं होता जब आपने प्रॉफिट का तो सोचा ही नहीं। मेरे को यूँ था कि जितना मिला है ना बस जितना लगे उतना मिल जाए, बस मैं बहुत खुश हूँ। आप सोचो उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको यकीन नहीं होता कि यार ऐसा हो गया। 18 साल के लौंडे ने ये कमाल कर दिखाया। ऐसा हो गया। और रात को मम्मी और सो रहे, मैं रात को गया, जैसे डील हुई मैं मम्मी उठो, और मम्मी डर गई क्या हो गया। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे ये हो गया वो हो गया ये हो गया। मम्मी गले गुले मिल के बोले चल ठीक है जाके सो जा, सुबह बात करेंगे आराम से। और मेरा रात के 2 बजे तक वही चल रहा है कि यार अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप पे हुई है, अगर मना कर दिया मैं तो घर पे ही बता दिया। अब कोई दिक्कत ना हो जाए। बट नहीं, ऑल सब बढ़िया गया। तो फिर दूसरा प्रोजेक्ट, क्योंकि एज ए डायरेक्टर लोग जानने लग गए थे, आर्टिस्ट को थोड़ा भरोसा बढ़ गया था, पेरेंट्स को भी यकीन हो गया था। बिल्कुल। तो सेकंड प्रोजेक्ट कैसे मिला या खुद ने ही क्रिएट किया? सेकंड प्रोजेक्ट ना, हम जब घूंघट का लास्ट शूट के बाद में जब सारे जा नहीं रहे, जब ऑलमोस्ट है ना सारे जा रहे होते, कुछ लोग रुकते हैं 2-3 दिन बातचीत वगैरह करने के लिए, फिर कुछ चले जाते हैं। तो उसी टाइम हमारे राइटर जो हैं
एक हमने जो सेकंड बनाई थी स्कैम, जो इंश्योरेंस घोटाला था उसके ऊपर थी। राइट। तो वो हल्का सा कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में, तो मैंने मेरे राइटर जो सतीर बैरागी है उनको बताया कि सर एक ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने भी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है और एक छोटी मोटी कहानी बनाई हुई है। तो हमने तभी से ही उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था, सेकंड के ऊपर। फर्स्ट सोचो बिकने से पहले मतलब कंप्लीट ही हुआ था शूट, उसी पे मैंने बोलता मैं सर थोड़ा सा काम करना हल्का शुरू कर देना। हाँ। कि एक होते ना अंदर एक पॉजिटिव वाइब थी कि जो होगा हनुमान जी बढ़िया करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अब जब सेकंड आया तो फर्स्ट का पैसा आ चुका था और आया वही सेकंड पे लगा दिया, और वो कॉन्फिडेंस आ चुका था। फिर दूसरा हुआ, तीसरे में फिर कंपनीज खुद से ही पैसा लगाना शुरू कर दिया था। कंपनीज ने, स्टेज ने, स्टेज है, चौपाल, हमारी जो स्कैम वेब सीरीज है वो चौपाल ने एक्वायर कर ली थी। तो वो जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, क्या पहले उनको नरेशन दिया था या डायरेक्ट शुरू किया था आपने? डायरेक्ट खुद से शुरू कर लिया था, खुद को कहानी पसंद आई, देख लिया था कि हाँ ये सामाजिक मुद्दा है और हर एक बंदे ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है इसको। राइट। मोस्टली फिल्म्स ऐसी बनाते हैं जो समाज से रिलेटेड होती हैं, स्कैम्स के ऊपर ही ज़्यादातर। स्कैम के ऊपर हो गई या फिर जैसे घूंघट है ना, वो एक समाज का ही मुद्दा है। राइट। ठीक है, हमने अभी हमारी सीरीज रिलीज हुई है कच्छाधारी, वो समाज का ही मुद्दा है। क्या रीज़न है कि पंजाबी सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है, भोजपुरी सिनेमा इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है, हरियाणवी सिनेमा में अभी भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें कमी नज़र आती है? क्या रीज़न है? सर देखो, पंजाबी एक बोली भी है और एक भाषा भी है। हमारी जो हरियाणवी सिर्फ बोली है, भाषा नहीं है। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। आप स्कूल में कोई बच्चा हरियाणवी बोल दे तो उसको एज अ गाली ट्रीट किया जाता है। किस बच्चे को बोलने की तमीज़ नहीं है। बिल्कुल, मेरे को ना हकीकत में याद है सर, मैं 8th क्लास में था तो रिसेस का टाइम चला, 6th क्लास में था, रिसेस का टाइम था और जो मेरा दोस्त था वो लाडवा गांव से था और उसने ना एक नॉर्मल एक शब्द बोला, लौंडा। लौंडा मीन्स लड़का। और टीचर ने पता नहीं क्या समझा और उसको जो मारते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में लेके गए। तो कहीं ना कहीं देखो, आज हम भी अगर हरियाणवी बाहर बोलते हैं, अब तो चलो हरियाणवी भाषा को इतना बढ़िया अस्तित्व मिल रहा है, डिमांड अच्छी बढ़ गई है। आप देखोगे पुष्पा जो इतनी कमा के शेखावत गई का है, जो शेखावत का कैरेक्टर, हर एक बॉलीवुड की फिल्म में हरियाणवी कैरेक्टर कोई ना कोई आ रहा है। दंगल, सुल्तान, इन कोरियन वेब सीरीज टू। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हरियाणा से यशपाल शर्मा जी हैं, रणदीप हुड्डा हैं, जयदीप अलावत जी हैं। तो क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और बट कहीं ना कहीं देखो, हमारी ऑडियंस अभी भी हरियाणवी सिनेमा को ज़्यादा नहीं देखती है ना। हरियाणा हम जब कंटेंट रिलीज़ करते हैं, जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं ना, तो आज भी हमको लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ता है। सर एक बार देख तो लो, ट्रेलर तो देख लो, एक बार देखो, आपको पसंद आएगा पक्का। फिर देखते हैं, पसंद आते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और यही कोई बॉलीवुड की या पंजाबी फिल्म आ रही हो तो वो खुद जाएंगे थिएटर्स में। इसके पीछे कहीं रीज़न आप ये नहीं मानते कि जो पंजाबी जो फिल्में बनती हैं वो 90% जो होते हैं उनकी कॉमेडी पारिवारिक फिल्में होती हैं, राइट? क्योंकि अगर कोई आर्टिस्ट, कोई इंसान है, वो थिएटर में या किसी OTT पे मूवी देखने के लिए जा रहा है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ 1000, 1200, 2000 रुपये लगाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा 2-2.5 घंटे वो ज्ञान लेने नहीं जाना चाहेगा, रोने धोने नहीं जाना चाहेगा। वह 2-2.5 घंटे वो चाहता है कि शायद उनको वो एंटरटेनमेंट मिले जिससे अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है कुछ समय के लिए भूल जाए। बिल्कुल जायज़ बात। शायद तभी पंजाबी सिनेमा इतना सक्सेस है कि वो कॉमेडी पे फोकस करते हैं। मानते हैं आप ये बात? है सर, घर घर में पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और पंजाबी बोलने पे कोई रोक नहीं है। पंजाबी इंडिया में नहीं, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। लोग प्राउड फील करते हैं पंजाबी बोलने में। हमारे हरियाणा के लोग, आप न्यू देख लो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर गए होंगे ना, ओड़े कौन बोले जाके हरियाणवी, ठीक है। वहाँ पे अगर बॉस के सामने बैठे होंगे ना तो हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे, पंजाबी में बात कर लेंगे। अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो भी ट्राई करेंगे कि टूटी फूटी कहीं ना कहीं, हाँ, बस एक टच तो लगा ही दें कि पता चल जाए कि हाँ भाई पक्का ही हरियाणा ते हैं। हाँ। आज भी आप देखोगे कि OTTs, चलो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चौपाल ऐप है ना, जैसे स्टेज ऐप है, तो वो हरियाणवी सिनेमा को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है ना। आप सिनेमाज देखोगे तो अभी भी हरियाणा के सिनेमाज ठप हैं। हरियाणा में सिनेमा में मेरी खुद की मेरा बहुत मन है कि हरियाणा मतलब थिएटर रिलीज फिल्म बनानी है, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही लीग है। फील आता है ना 70 बिल्कुल mm के जब दिखता है। किसी एक्टर को भी कास्ट कर रहे हो ना, ये बोल के कि भाई हम थिएटर के लिए फिल्म बना रहे हो, उसका भी एक अंदर से दिल खुश होता है कि यार तू पैसे हमको कम दे बट हाँ थिएटर के लिए फिल्म बना बढ़िया, राइट। बट वो 1, 2, 5, 10, 100 से बात नहीं बनेगी। आज भी दादा लक्ष्मीचंद फिल्म आई थी, तो वो भी इतना मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था कि भाई आओ देखो। मैं खुद अपने साथ में 15-20 लड़कों को देख के लेके गया था। आगरे में जाते यार मज़ा तो नहीं आया इतना, या फिर यार हरियाणवी में थी यार, पंजाबी फिल्म देखने चलें भैया, अंदर बॉलीवुड की फिल्म लगी हुई है वो देखने चलें। लोग
हरियाणवी फिल्म को पता नहीं क्यों सोचते हैं कि यार ये तो बस टाइम पास के लिए है, मतलब टाइम पास से भी कम के लिए है कि मजबूरी है तो देख लो। हाँ, कुछ और नहीं मिल रहा हाँ, तो ये या देख लो, जैसे भाई की फिल्म आई है तो देख लो, देख लो। खुद से नहीं है उनका मन देखने का, पता नहीं क्यों। तो अभी जैसे ये चीज़ भी रीज़न रहा है कि कहीं ना कहीं बजट का इशू रहा होगा, क्योंकि पंजाबी फिल्म जो बनती हैं बहुत मतलब अच्छा खासा बजट उसमें दिखाई देता है। कहीं ना कहीं उनकी जो हर फिल्म का कहीं ना कहीं पहला या आखिरी पार्ट जो है विदेश में जाके कहीं ना कहीं शूट होता है। सर वो भी अगर आप देखोगे ना, पंजाबी की अगर आप शुरुआत देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं हरियाणा से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के बजट से ही शुरू हुई थी। अब जाके दिलजीत दोसांझ आप देखोगे तो क्या मतलब 200 150 करोड़ की फिल्में बन रही हैं उनकी, 200 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, है ना। बट शुरुआत तो उनकी भी यहीं से हुई थी। हरियाणा की भी अब शुरुआत है, होप करते हैं, ऑडियंस से भी आशा करते हैं कि धीरे धीरे ऑडियंस भी समझ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले आप शुरुआत देखो, जब हमने घूंघट बनाई थी तब इतनी ऑडियंस अवेयर नहीं थी हरियाणवी लैंग्वेज के लिए। अब हम प्रमोशन के लिए जाते हैं तो खुद बोलते हैं कि हाँ भाई कौन सी हरियाणवी फिल्म कौन से ऐप पे आई है ना। एटलीस्ट उनको ये पता है कि हाँ हरियाणा में काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में। तो अभी जैसे 6-7 फिल्में आपने डायरेक्ट की हैं, तो कहीं टेक्निकली भी आपको कुछ कमी महसूस होती है कि क्योंकि इतना साउंड नहीं है टेक्निकली बॉलीवुड या साउथ इंडियन फिल्म्स की अगर बात की जाए तो? सर देखो, हर एक चीज़ को हम वैसे भी नहीं, हर एक चीज़ पैसों से भी चलती है ना। आप जितना चाय में गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी बनती है ना। तो आप एक है जो आप मान लो 20 लाख के अंदर कोई फिल्म बना रहे हो, और एक फिल्म है जो आप 20 करोड़ के अंदर बना रहे हो, तो उसमें कई सारी चीज़ों में फ़र्क आता है। आपको क्वालिटी में भी फ़र्क देखने को मिलेगा, आपको साउंड में भी फ़र्क देखने को मिलेगा। जो डॉल्बी, आज के टाइम पे हम डॉल्बी साउंड बोलते हैं 5.1, है ना, वो अगर आप बहुत अच्छा मास्टर मिक्स बॉम्बे से करवाते हो या चंडीगढ़ से कराते हो या कोई अच्छे टेक्नीशियन से कराते हो तो फ़र्क तो आता है ना। और आपको वो फ़र्क कम बजट में नहीं मिल सकता, वो आपको सेम चीज़ नहीं मिल सकती आपको कम बजट में। तो जो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, नो डाउट बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो थिएटर का एक्सपीरियंस है जिनका, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में टेक्निकली बहुत फ़र्क होता है। तो क्या वो चीज़ आप फील करते हैं कि एक्टर तो अच्छा है लेकिन शायद टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? कुछ जगह, बट मोस्टली जगह नहीं। बट देखो क्या है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है ना, वो रूट से जुड़ा होता है, उसको पता होता है, उसने इतना एक्सपीरियंस किया होता है, उसने इतने प्लेस किए होते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। बट अब जो फिलहाल दिक्कत आती है ना, वो आती है जो रील वाले टिकटॉक लिपसिंग दे दी और स्टार ये बन भाई गए। साहब जो दिमाग खाए हैं, ओ हो, जो जितने रीटेक देते हैं ना, रीटेक भी चलो कोई बात नहीं, कोई बंदा ले रहा है, फिर जो इनके ड्रामे होते हैं कि हमारे लिए पर्सनल रूम करवा के दो, हाँ हमारी चाय ना आई, हम ये ना कर, हमारे लिए पर्सनल गाड़ी आनी चाहिए, हमारे स्टारिज्म होटल का रूम होना चाहिए है, बस ये फिर हमारे जैसों की करामात है। बेसिकली दे आर नॉट एक्टर्स। सर अब क्या करें ना कि आगे से भी हमको यही डिमांड आती है कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि ब्रांड्स को भी मार्केटिंग मिलती है इससे, है ना। उनकी ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज़ के लिए वो चल रहे हैं उससे मार्केटिंग मिल रही है, फॉलोअर्स हैं उनके बट अब पास धीरे तो धीरे ब्रांड भी इस चीज़ से समझ में आ गया उनको कि भाई उनकी जो ऑडियंस है वो फ्री ऑडियंस है, उनको जो रील देख रही है वो फ्री में स्वाइप कर रही है, वो 15 सेकंड ही देख सकते हैं उनको, बिल्कुल ठीक है ना। उनके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे, उनको कोई पैसे दे के नहीं देख रहा, कोई भी उन पे मतलब एक बड़ा अमाउंट लगाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल शुरुआत में ब्रांड्स ने भी किया था कि आप इन्फ्लुएंसर्स को लाओ, आप जो ये रील वाले हैं आप इनको लो साथ में। क्या ओटीटी की डिमांड रहती है, प्रोड्यूसर की डिमांड रहती है? दोनों की, है ना। कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि ठीक है अगर फिल्म में मान लो 20 कैरेक्टर्स है, उसमें 2 ऐसे रखते हैं जो हमारी मार्केटिंग में भी काम आए। बट हमको भी ये चीज़ देखना पड़ता है कि मेजॉरिटी वो ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें कंटेंट भी सफ़र करेगा फिर। अच्छा, कुछ ऐसे मतलब एक्टर या फीमेल आर्टिस्ट हैं या मेल आर्टिस्ट हैं जिनका देख के लगता हो यार ये बंदा कमाल है हरियाणा में? हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो मेरे को सबसे जो बढ़िया लगते हैं वो एक तो है लोकेश मोहन खट्टर सर, बहुत सही लगते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो संगीता जांगड़ा मैम है एक, है ना, वो बड़े से लगते हैं। मतलब सारे बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली बात है जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो सीनियर आर्टिस्ट ऐसे नहीं कहा जाता उन्हें, है ना, उनका इतना एक्सपीरियंस है। कोई ऐसी क्वालिटी जो मतलब जो नए जो लोग देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, ऐसी कौन सी मतलब क्वालिटी आपको नज़र आए कि अगर उनको होना एक एक्टर में हो तो ज़्यादा अच्छा है? उनकी ना सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगती है, जो मैंने नाम लिया या जो सीनियर जिनको हम बोलते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमसे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है, बट वो आज भी सुनते हैं, राइट, रिस्पेक्ट देते हैं, वो चेयर की रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ वो टेंट्रम नहीं करते, है ना, वो बड़े प्यार से आपको बताएंगे कोई भी चीज़ होएगी, है ना, वो खुद से बोलेंगे नहीं बेटा एक और बारी करता हूँ मैं, है ना। और अगर आप
मतलब मैं उनको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो सुनेंगे, उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जो नए वाले हैं ना, या जो मान लो जो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, नहीं यार ये कर दिया बढ़िया है ना, ऑब्वियसली बात है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, बेस उनका वैसे नहीं है। राइट। अच्छा, कई बार अपने क्या होता है ना कि अगर मुंबई की बात कर रहे हैं या साउथ सिनेमा की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी पंचुअल, है ना। उनको पता है कि हमें किस एक्टर को लेना है, किस एक्टर को नहीं लेना है ना? ये बहुत क्लियर है। ये चीज़ अब मेरे को भी समझ में आ गई कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। अब तो हरियाणा में मतलब ये होता होगा यार, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई नहीं है, या मतलब कोई ये उनका रिश्तेदार है या ये इनका है, तो अब कोई कई बार ऐसा कि अब लेना पड़ेगा या समथिंग में क्या करूँ, किसी धर्म संकट में ऐसे कभी फंसे हो कि यार अब क्या करूँ? नहीं सर, देखो दूसरे में भी करते हैं, मैं भी नहीं करते, बट मैं ऐसा नहीं करता। मतलब सीधी बात है, जो करेक्टर जो रोल जिस पे सूट कर रहा है वो उसी को ही मिलना चाहिए, वो है। बट मैं एक OTT का नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओगे। एक OTT है वो ऐसा करता है, वो आपको ना ऐसा मायाजाल में फंसा देगा, आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि आप फिर डायरेक्टर या क्रिएटर कम, आप उनके ऑडिट वाले ज़्यादा लगोगे। लेके बिठा देगा लैपटॉप पे कि हमको हर रोज़ की रिपोर्ट दो, हमारा साइन होने से पहले 100 तो उनके टेंडर है, फिर कि एक्टर कौन सा होगा, अच्छा ये उनकी पर्सनल नहीं बन रही होगी उससे, नहीं इसको ना लो दूसरा ले लो। अरे भाई क्यों? हाँ, जब कोई वैलिड रीज़न दो, क्यों वो करेक्टर में सूट नहीं कर रहा, उसकी बोली ठीक नहीं है, वो हिंदी या इंग्लिश ज़्यादा बोलता है ना, उसका कोई आपकी नहीं बनती, ये कोई रीजन नहीं है फिल्म में। राइट, आपका पर्सनल रिलेशन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो नहीं ना है। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है कि जैसे मतलब कुछ चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में? बिल्कुल सर, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल लोग भी समझने लगे हैं कि प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते। पहले तो क्या होता था कि आपने जैसे बताया ना कि बहुत टाइम पहले कि चाचा भतीजा है ना, कि ये मेरा भाई है, ये है। अब लोग भी समझने लगे कि भाई लोग ऑडियंस समझती है कि ये एक्टर नहीं है, तो लोग भी एक्टर्स को ही लेते हैं। अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगता है कि साउंड की क्या अहमियत है ना, स्टॉक म्यूजिक क्यों नहीं यूज करना, गानों की क्या है अहमियत है उसमें, है ना, आप अच्छे कैमरे क्यों यूज कर रहे हो। लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आने शुरू हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब लोग फिल्म में सिलेक्शन हो चुका है तो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं कि अब तो हमें रोल मिल गया है, कैमरे के सामने भी आते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट रहते हैं, राइट। स्क्रिप्ट भी मिल चुकी होती है, कहानी का भी पता होता है, तो हो सकता है डायरेक्टर के या टीम के साथ भी थोड़ा सा फ्रेंडली हो चुके हैं। लेकिन जब एक आर्टिस्ट पहली बार ऑडिशन देने के लिए आया तो उसके अंदर फियर है कि यार होगा कि नहीं होगा, है ना, कहीं मुझे सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, अगर उसमें मैंने फंबल कर दिया या मैं डायलॉग भूल गया तो एक डर होता है। तो उस टाइम पे एक्टर के लिए क्या ज़रूरी मानते हैं कि किस तरीके से ऑडिशन देना चाहिए? सर मैं तो पहली बात बोलता हूँ, ऑडिशन देना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग तो जो नए बच्चे हैं, हम तो ट्राई करते हैं कि जब भी हमारे फिल्म के ऑडिशन, हमारा हम कोई प्रोजेक्ट हम जब लॉक करते हैं तो उससे पहले पक्का ऑडिशन रखते हैं, और ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ताकि नया टैलेंट मिले, नए बच्चे बाहर आएँ और इस फील्ड के अंदर आएँ, है ना। ज़रूरी नहीं है आपको एक्टर ही बनना है, आप उस ऑडिशन के थ्रू अगर किसी को टेक्निकल में जाना है, किसी को कैमरे की ज़्यादा नॉलेज है, तो बिल्कुल ज़रूर आप, हम लोग बहुत सारे हमने बच्चे हैं जो हमारे जो DOP हैं उनके साथ में रख देते कि यार इनको एज असिस्टेंट लो, इनको भी धीरे धीरे समझाओ कि कैमरा क्या चीज़ है, अंदर के क्या फंक्शंस हैं, फ्रेम किस तरीके से सेट होता है, लाइटिंग कैसे होती है, उसमें आपको फियर नहीं है। आपको फियर इस चीज़ का है बस कि आपको 10 लोग देख रहे हैं सामने खड़े होके, देख रहे हैं और जज कर रहे हैं सामने वाला। जज कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया, जज तो आपको समाज भी करेगा एक थोड़ा टाइम बाद। आप कुछ नहीं करोगे तो जज समाज भी आपको जज करेगा, रिश्तेदार भी आपको जज करेंगे, राइट। तो ये चीज़ मेंटेलिटी दिमाग से निकाल ही दो कि कोई आपको जज कर रहा है, भाई अपने मम्मी पापा का खा रहे हो, दूसरे का थोड़ा ना खा रहे हो, नहीं हुआ तो क्या हो गया, मर थोड़ा ना जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, कम से कम ट्राई तो जरूर हाँ, ट्राई करो, क्या पता हो जाए। बिल्कुल ठीक। और आपका नहीं भी हुआ, एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल तो आगे गई। हाँ, क्या पता किसी और कैरेक्टर में आप सेट हो जाए। बिल्कुल, आप फर्स्ट टाइम करोगे, आप खुद देखना, सेकंड टाइम आप जब करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप अंगूठी आपने पहने, कोई रत्न पहना हो, कौन सा रत्न है ये गुमेद। और माथे पे तिलक मैंने हमेशा देखा है, तो भक्ति भावना, स्पिरिचुअल रहते हैं। हाँ, मैं हनुमान जी का बहुत तगड़ा फैन हूँ, भगत हूँ मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का। तो घर में ही मतलब ये माहौल रहा है या कैसे? हाँ, शुरुआत से मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी और मतलब हमको शुरुआत से ही बताया गया कि हर मंगलवार शनिवार मंदिर जाना ही जाना है ना। गाय को रोटी, कभी गाय माता दिख जाए तो पैर छूने हैं, रोटी उनको खिलानी है। और मैं तो बोलता हूँ कि आज के टाइम पे धीरे धीरे चीज़ खत्म हो गई थी, अब दोबारा से उजागर हो रही है वापसी, है ना।
तो ये तो हर एक जितने भी हम सनातनी हैं या जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल पूजना चाहिए हमको। तो इस चीज़ में जैसे कि आप एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं, तो डू यू बिलीव दैट कि मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है? हाँ, एक आपको साइलेंस मिलता है, खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। मैं खुद जब भी ट्राई करता हूँ कि सुबह अगर जल्दी उठ गया तो 20 मिनट के लिए आराम से, जब सुबह सुबह की जो होती है ना सनलाइट जो होती है, फर्स्ट सनलाइट, या फिर जो सुबह की हल्की हल्की जो मीठी मीठी ठंडाक होती है, उसमें जाके शांति से छत पे जाके बैठ जाओ, है ना, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल शांति मिलती है आपको। और जब आप जल्दी उठ जाते हैं तो वैसे ही एक अलग से खुशी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स मिलती बिल्कुल हैं। सही बात है, राइट। बिल्कुल। तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो ठीक है, आप बिलीव करते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, कि आप कोई चीज़ का अगर आप उसको, कई लोग होते हैं जो उसको टारगेट की तरह देखते हैं कि हमने ये देख लिया तो हमको ये चाहिए। कोई चीज़ लोग होते हैं जो इसको सिर्फ साइंस की तरह ही देखते हैं कि ये साइंस है बस, ये है ना। बट मेरे यूँ हैं, जब तक आप किसी चीज़ को सोचोगे ही नहीं कि आप वो बनोगे, आप जा ही नहीं सकते वहाँ तक, है ना। आप जब तक बड़ा सोचोगे ना, चाहे आप ना जाओ, वो एक सेकंड चीज़ है, बट आप सोचो तो बड़ा। और कहते हैं कि जब इंसान सोचना शुरू कर देता है तो प्रकृति उस पर रिएक्ट करना शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कोई आइडिया थ्रो किया, वो एनवायरनमेंट में चला गया, है ना, या तो आप बना लो उसे या दूसरा कोई बना देगा। तो इतनी अभी जैसे फिल्में आप इतने कर चुके हैं, डायरेक्टर के तौर पे भी नाम हो चुका है, तो कभी कोई प्रपोजल वगैरह भी आने शुरू हुए अभी? किस चीज़ के? अब जाहिर सी बात है कि इस एज में किस चीज़ के प्रपोजल आ सकते हैं? जय श्री राम। नहीं, कभी तो शादी वादी तो करेंगे ना, या वो तो एक ठीक है, अभी टाइम है, बट एक यूथ को एक एडवाइस है कि जितना हो सके ना उसको गुप्त रखो तो सबसे बढ़िया है। कि जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना कि आपका प्यार को जितना आप अपने तक में रखोगे, सोशलाइज नहीं करोगे, तब तक बहुत बढ़िया चलेगा। आपने जैसे उसको सोशलाइज कर दिया तो लंका ही लगती है फिर और कुछ नहीं होता। तो अभी सिंगल है कि मिंगल है, क्या है? मैं सिंगल हूँ। इतना पॉज लेके थोड़ा फिर आप समझ जाओ। तो इन दिनों जो अभी हम देख रहे हैं अपने आसपास के माहौल, क्योंकि जितने भी मूवीज़ का जो देखते हैं कि कहा जाता है कि सिनेमा जो है समाज का आईना है। बिल्कुल। तो इस वक्त अपने आसपास देखकर क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है इन दिनों, कि जिस पे मतलब आपको लगता है कि कुछ हटके हो रहा है, मतलब जो पहले नहीं होता था अब ज़्यादा हो रहा है? जैसे जैसा टाइम बीत रहा है ना, लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक आप पहले देखोगे सीरियल्स बहुत ज़्यादा चलते थे, है ना, अब लोग धीरे धीरे वेब सीरीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जो सीरियल्स होते थे 5-5 साल 3-3 साल चलते थे, आजकल वेब सीरीज़ लोग एक रात में एक सीज़न निपटा देते हैं पूरा। राइट। और दूसरा, आजकल मेरे को लगता है जो ऑडियंस है ना, वो फैमिली कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करती है, कि जिसमें कॉमेडी हो, लव हो और हल्का बहुत क्राइम का टच हो, है ना। और एक फिर ऑडियंस आती है जो 18 से 24 वाली होती है, या 16 से 24 लगा, वो देखना पसंद करती है मोस्टली क्राइम। हरियाणा में आप देखोगे बहुत सारे सिंगर्स ने प्यार भरे गाने भी चलाए, कुछ हिट भी हुए बट मोस्टली चले भी नहीं, है ना। बदमाशी के ऊपर हरियाणा में गाना चला दो, टॉप है, चलता है, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल चलेगा। तो मेरे को लगता है कि आजकल जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो कंटेंट्स बन रहे हैं ना, वो ज़्यादा लोग खुद से रिलेट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो कितना ये मानते हैं कि कंटेंट का असर जो यूथ पे ज़्यादा पड़ रहा है, जैसे कि जितने बदमाशी के गाने आ रहे हैं ना, गब्बर पे कई गाने आए हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो जैसे इंस्पायर हो रहे हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का बहुत है, तो क्या लगता है कितना इफेक्ट है इस चीज़ का, सॉन्ग्स का या मूवीज़ का? सर देखो, मेरा तो मानना है कि जो हमारी फील्ड है ना, वो एक इमेजिनरी फील्ड है ना। आप उसको सिर्फ एक फ़न के लिए देखो, है ना। कुछ अगर आप ज्ञान ले सकते हो तो उससे लो, बट सिनेमा का मतलब ये है ना, थिएटर में आप जाते हो क्यों? एक टाइम स्पेंड करने के लिए, एक फन टाइम, एक फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हो, तो इसको आप वहाँ तक ही लो ना, तो बढ़िया है। अच्छा, एक्टर का, आर्टिस्ट का तो स्क्रीन पे आना मतलब है ही, जाहिर सी बात है, दिखेंगे तो बिकेंगे। लेकिन आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है कि जो बाबा लोग हैं वो भी स्क्रीन पे भरपूर नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे। हमारी फिल्म आ रही है सत्या, जल्दी ही चौपाल ऐप पे। अच्छा, उसमें भी है। उसमें भी बाबा रियलिटी के बाबा हैं। अच्छा, हाँ, स्वामी प्रभुतानंद जी हैं, भूना साइड के हैं, वो सनातन के ऊपर है हमारी फिल्म। तो क्या लगता है कि जैसे मतलब अभी जो मतलब चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो पर्ची खोल के लोगों की समस्याएं बता देते हैं, समाधान भी बता देते हैं, और कई लोग जो भक्त डरते हुए जाते हैं कि मेरी पोल ना खुल जाए। तो मैं बताता हूँ कि कुछ, जैसे अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें
तो कुछ कुछ लोग होते हैं, जितना मैंने भी पढ़ा है, कुछ कुछ लोगों को ना सिद्धि प्राप्त होती है ना, और वो लोगों को पसंद भी क्यों आ रहे हैं ना, क्योंकि वो लोगों के बीच में कॉमन बैठे हैं, वो एज अ बाबा नहीं बैठे, लोग कोई उनको एज अ भाई, एज अ बेटा मान के उनके पास में जा रहा है ना। आप देखोगे पहले के टाइम के जो बाबा होते थे, है ना, कि ऐसे करके बैठेंगे चौकड़ी मार के, है ना, उनके पास जा रहा है, एक शो आता था थर्ड आई ऑफ डैश 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 डैश, है ना, ऐसे कई सारे होते थे। बट आज के टाइम पे आप देखोगे तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, राइट, है ना, मतलब नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर से ज़्यादा तो उनकी रीलें वायरल हो रही हैं, उनकी रीलें वायरल हो हाँ, रही हैं। आप रील को स्वाइप करो, हर चौथी रील या तीसरी रील उनकी मिलेगी। कहीं ऐसा भी होता होगा नहीं, बाबा सत्संग करे थोड़ी देर में पूछ रहे कितने व्यूज हो गए मेरे रील पे कितना व्यूज आए। हो सकता है, अच्छा नहीं हुआ, कोई पॉइंट मारता हूँ अच्छे तरीके से मतलब अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मतलब वो अपनी बातों को कन्वे कर रहे हैं लोगों तक, किसी भी माध्यम से वो कन्वे हो रही हैं, है ना। लोग भी वो जो पहले के टाइप के मतलब होते थे कि, अब वही बात है ना, आप कुछ कुछ मुद्दा को ही कर सकते हो, आप भगवत गीता के ऊपर करके दिखाओ, है ना, मैं खुद खड़ा हूँगा उसके विरोध में, है ना, आप हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ गलत बोल के दिखाओ, है ना। वो मुद्दे भी वही होने चाहिए जो समेटे जा सके, है ना, कोई किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, आप किसी के धर्म को, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हर्ट ना करो। तो चलिए अभी एक रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ कुछ नाम लूँगा और आपको उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। हरियाणा के लोगों, हरियाणा के लोगों का, ठीक है। मुकेश मुसाफिर, कूल। यशपाल शर्मा, इंस्पिरेशन। जयदीप अहलावत, जयदीप अलावत सर के लिए ना कोई शब्द नहीं है, वो भी इंस्पिरेशनल से भी ऊपर हैं, तो वो है। सपना चौधरी, सपना चौधरी सेंसेशन। ओके। मोस्ट हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट इन हरियाणवी इंडस्ट्री, सोनू सिलन। तो अभी आगे के आने वाले प्रोजेक्ट अभी क्या है, जो मतलब अभी मैंने देखा था कि सोशल मीडिया पे अभी कुछ 2025 की कुछ नया शुरू हो रहा है। हम कुछ गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। सेकेंडली अभी हम लेटेस्ट ही अब अपना थोड़ा टाइम में शूट शुरू कर देंगे, कॉलेज डेज नाम से सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है जो कॉलेज लाइफ के ऊपर है। और सेकेंडली सत्या आ रही है हमारी, जालिमपुर आ रही है, साथ में अभी कुछ दिनों में दूसरा अनाउंसमेंट कर देंगे प्रोजेक्ट का। इस साल के हमारे 6 प्रोजेक्ट लॉक्ड है। तो मेरा क्या कैरेक्टर है वो अपा फिर अब खुद की ब्रांडिंग खुद को ही करनी पड़ती है, वो अपा फिर करते हैं बाहर जाके बड़ी ही चालाकी से इन्होंने तो फिर क्वेश्चन हमारा को काट प्रमोशंस फ्री हैं फिर उसमें। हाँ, प्रमोशन फ्री है। डन। चलिए ठीक है चिराग भाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, मेरे को भी बहुत मज़ा आया। और सीरियसली लगा ही नहीं कि ये समय कब निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को तो ये मैसेज है कि आप सबसे पहले तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सबसे ज़रूरी मैसेज है ये, सबसे ज़रूरी कि वीडियो को लाइक करो, बढ़िया से कमेंट करो, शेयर करो। और ख़ास तौर से जिनको चिराग भाई की मूवी में काम करना है वो तो पक्का सब्सक्राइब करो। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दियो भाई आके। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अगर कोई खुद से हम कर रहा है ना कि भाई हम नए हैं, बहुत सारे रिप्लाई मैसेज आते हैं कि भाई मतलब फिल्म में काम करना है। मैं समझ आता हूँ ये बंदा नया है, राइट। फिर मैं जो मेरा प्रोडक्शन मैनेज करता है गौरव, तो उसको देता हूँ मैं भाई इस भाई से बात कर, देख कैपेबल है तो इसको ले ले। तो ऐसे ही जो भी इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप इनिशिएट लो, आप करो, और अगर आपका लक होगा और आप में अगर आप सच्चे हो गए, अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर ज़रूर काम मिलेगा। और देखो मैं तो बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आप टेक्नीशियंस में आओ, है ना, आप साउंड में जिसको करना चाहते हो, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी लास्ट ईयर ही हमने एक चीज़, एक नया एक्सपीरियंस किया कि एक हमारी सार में एक मील गेट क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ एरिया है आदर्श नगर का जो काफ़ी बैकवर्ड है ना, झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। हमने उस एरिया में शूट किया हमारी कच्छाधारी का, तो हमने देखा कि वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बट उनको पता ही नहीं है, वे ही नहीं है उनके पास कि हाँ। वहाँ पे एक एनजीओ है प्रयत्न, तो हमने उनसे बात की कि जो उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, हमने उनसे बात की कि भैया ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मेरे को अंदर से एक फील आई कि वो करना चाहते हैं कुछ। तो बोले कि यार आप एक काम करो, आप 6, 7, 8, 9 वाले बच्चों को तो ना लो, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं, अगर वो इस दिशा में चले गए तो वो पढ़ना छोड़ देंगे, है ना। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या फिर जो 12th में हैं आप उनको लो। हमने कुछ प्रोडक्शन में, है ना, कोई बच्चों का कैमरा में था तो हमने सिनेमेटोग्राफी में, किसी का साउंड में था हमने उसको साउंड में, है ना, जिसका डायरेक्शन में था हम उसको डायरेक्शन में, कॉस्ट्यूम में था कॉस्ट्यूम में, हमने हर जगह पे बच्चों को डाला, है ना।
सोचो जो बच्चे अपने घर से बाहर नहीं आए, जो मतलब नशा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आए, हमारे साथ 18-20 दिन हमारे साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया, एक्टरों के साथ बैठ के खाना खाया, एक फैमिली का माहौल मिला उनको, है ना, एक सेम स्तर पे उनको रखा कि जब जहाँ वो किसी के घर के अंदर, कोई उनको घर के अंदर बुलाना भी पसंद नहीं करता, है ना, हमने उनको अपने साथ में उठा के कि यार क्या होगा, हमारी फिल्म का हिस्सा है भाई, ये है, ये करेगा सबसे आगे जाके, है ना। जो बच्चा सोचो, जो बच्चा कबाड़ चुक रहा है वो किसी एक्टर का जाके माइक लगा रहा है ना, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। लाइफ में उनको कम से कम एक वे मिला कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समथिंग कई बार तो ऐसा खुद पे यकीन ही नहीं कर पाते कि यार हम ये हमारे कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यूं है कि आपको कुछ ना कुछ एक खुद से इनिशिएट लेना होता है कि आप एक बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना होगी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, है ना। एक वो फिल्म में भी होता है ना कि भाई फूल दे के देख, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, फूल मारेगी नाक तो नहीं टूटेगी। सही बात है, क्या पता हाँ हो जाए, क्या पता हाँ हो जाए। तो चिराग भाई बहुत मज़ा आया और सीरियसली हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी इस पॉडकास्ट में। तो फिलहाल चिराग भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। थैंक यू। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी मुलाकात होगी फिर अगले पॉडकास्ट में किसी न किसी नए सेलिब्रिटी, नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए ओपन हार्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।